तो मीनाक्षी, एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन राजस्थान का सियासी रण अब भी जारी है और एक बेहद दिलचस्प मोड़ पर यह पहुंच गया है। आज फैसले का दिन है, क्योंकि हाईकोर्ट में पायलट गुट की याचिका पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। पायलट गुट ने स्पीकर के नोटिस के खिलाफ याचिका लगाई थी। स्पीकर ने 19 बागी विधायकों को मंगलवार तक का वक्त दिया है। खबर है कि मंगलवार तक तस्वीर साफ हो जाएगी, तो बुधवार को गहलोत शक्ति परीक्षण कर सकते हैं। अगर आज बागी विधायकों की याचिका खारिज हुई तो उनकी सदस्यता रद्द हो सकती है। सरकार की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी बहस कर रहे हैं। सिंघवी ने दलील दी है कि स्पीकर को लिमिटेड ग्राउंड पर ही चुनौती दी जा सकती है और याचिका में वो ग्राउंड नहीं है। उधर कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा है कि गहलोत सरकार सुरक्षित है, कोई खतरा इस सरकार को नहीं है। हमारे साथ और जानकारी के साथ जयपुर से इस वक्त शरद मौजूद हैं और दिल्ली से हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले रुख जयपुर का कर लेते हैं। शरद, देखिए सुनवाई तो चल ही रही है, अभी क्या हो रहा है कोर्ट में? देखिए, फिलहाल अभिषेक मनु सिंघवी जो है वो आर्गुमेंट दे रहे हैं अशोक गहलोत सरकार की तरफ से। उनका कहना है कि स्पीकर का असीमित पावर होता है और कोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर स्पीकर कहे कि हम कोर्ट की प्रोसीडिंग को लाइव देखेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जोड़ो तो क्या होगा, इसलिए आप उनके पावर में इंटरफेयर मत कीजिए। और इससे बहुत सारे उन्होंने मसलों को रखा, चाहे उत्तराखंड का हो, मणिपुर का हो, कर्नाटक का हो, सारे जो केसेस है उसको रख रहे हैं और कह रहे हैं कि स्पीकर के पावर में कोर्ट इंटरफेयर नहीं करे, क्योंकि अभी स्पीकर ने अपना जजमेंट नहीं सुनाया है। ऐसे में बिना जजमेंट सुनाए उनके पावर को रोकना सही बात नहीं है। ये इस तरह से एक आर्गुमेंट चल रहा है। इसके बाद अभी महाधिवक्ता बोलेंगे। इधर इस बीच खबर आई है कि बीजेपी विधायक मदन दिलावर भी कोर्ट पहुंच गए हैं। उन्होंने याचिका लगाई है कि बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायकों का जब विलय किया था कांग्रेस ने अपनी पार्टी में, 1.5 साल से स्पीकर उस पर फैसला नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब स्पीकर बायस हैं, इसलिए स्पीकर को लेकर और बहुजन समाज पार्टी के जो विधायकों का विलय हुआ है कांग्रेस में, उस पर भी सुनवाई हो जाए। तो बहुत कुछ चल रहा है यहाँ पर। देखिए, कोर्ट में किसी तरह से शाह मात का खेल चल रहा है। उधर होटल में अलग लड़ाई चल रही है, एंटी करप्शन ब्यूरो, एसओजी, एसआईटी के जरिए अलग लड़ाई चल रही है। तो कुल मिलाकर राजस्थान में पिछले 10 दिनों से जो नाटक चल रहा है वो अभी जारी है और फिलहाल सबकी नजरें अब कोर्ट पर टिकी है कि कोर्ट क्या फैसला देता है। उसके बाद ही दोनों ही पार्टियां, या कहें तीनों ही पार्टियां, चाहे गहलोत गुट हो, पायलट गुट हो या बीजेपी हो, वो फैसला लेंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि सारे वकील जो है पहले से दोनों पक्ष के कागजात को रेडी करके रखे हैं सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए। यानी अगर हाई कोर्ट से राहत एक पक्ष को मिल भी जाती है, दूसरा पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाएगा। अभी लीगल बैटल ये चलता रहेगा, क्योंकि लीगल बैटल, देखिए लीगल बैटल अपनी जगह है, लेकिन कुल मिला के जो झगड़ा है विधायकों की संख्या को लेकर चल रहा है कि कौन कितना डिले करता है और डिले की वजह से कितना मेंटल प्रेशर पड़ता है विधायकों पर, जो हमारी तरफ आ जाए कि खेल उसी का चल रहा है। लौटेंगे आपके पास शरद। इस बीच थोड़ी देर पहले हाईकोर्ट के बाहर हंगामा हुआ, किस तरह की वहां पर तस्वीरें थी ये हम आपको दिखा रहे हैं। वहां पर वकील मौजूद थे, पुलिसकर्मी थी और साथ ही कुछ ऐसे लोग जिनको कोर्ट के अंदर जाने से दरअसल रोका जा रहा था। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब कोर्ट के बाहर इन लोगों को रोका गया। जवाब देंगे, टाइम दीजिए, फिर ऑर्डर करें, सुनेंगे। कमाल हो गया यार। एथिक्स वाले हैं वकील, लेते हैं जो एथिक्स वाले हो गए। कमाल हो गया इस देश में। हिमांशु हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु के पास रुक करेंगे, लेकिन इस बीच तस्वीर एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं। दरअसल ये वकील नाराज थे, इनको अंदर कोर्ट के भीतर नहीं जाने दिया जा रहा था। हिमांशु, जिस तरीके से बीजेपी पर लगातार आरोप लग रहे हैं कि राजस्थान की सरकार को वो हिलाने की कोशिश कर रही है, बीजेपी हालांकि हमेशा कन्नी काटती रही इन आरोपों से। उनका कहना था कि ये कांग्रेस के अंदरूनी कलह है, लेकिन अब बीजेपी के विधायक खुलकर स्पीकर पर आरोप लगा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि स्पीकर बायस्ड है। देखिए, बिल्कुल बीजेपी जब तक गजेंद्र सिंह शेखावत को लेकर कांग्रेस के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की और ऑडियो रिलीज नहीं किया, तब तक बीजेपी ने कहा था इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई है। और उनकी अब अंदरूनी लड़ाई सड़क पर आ गई है और कोर्ट तक चली गई है। लेकिन जैसे ही ऑडियो रिलीज किया गया कांग्रेस की तरफ से और अशोक गहलोत ने कहा कि अगर ये ऑडियो झूठा निकला तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। उसके बाद बीजेपी ने कहा कि इस ऑडियो की सीबीआई से जांच हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर
आज सचिन जो शरद भी बोल रहे थे कि अगर सचिन पायलट गुट को यहां से राहत नहीं मिलती है तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अगर अशोक गहलोत गुट को नहीं मिलती है तो वो भी सुप्रीम कोर्ट जाएगा। मामला अभी 10 से 12 दिन और चल सकता है नेहा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी के लिए सबसे बड़ी समस्या यह है, जो सचिन पायलट के साथ समर्थक विधायक हैं उनमें से बहुत से विधायक ये कह रहे हैं कि वो बीजेपी में शामिल नहीं होंगे, और यही कारण है कि बीजेपी सचिन पायलट को कोर्ट जाना पड़ा और ये कहना पड़ा कि उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उनका ये कहना है कि वो कांग्रेस में रह के लड़ाई लड़ना चाहते हैं। तो सचिन पायलट के लिए मुसीबत ये थी, अब वो ये चाहते हैं कि कोर्ट से फैसला हो जाए, अगर कोर्ट से फैसला उनके पक्ष में होता है तो फिर बीजेपी जो है एक नई तरीके की रणनीति लाएगी। और बात अब आपकी संवेदना को झकझोर देने वाली खबर की करेंगे। इस खबर से आप एक बार फिर से सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि देश की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है। दरअसल यूपी की देवरिया की तस्वीर है, जहां पर रिश्वत ना देने पर एक तीमारदार को खुद स्ट्रेचर खींचने पर मजबूर होना पड़ा। स्ट्रेचर पर लेटा मरीज और उसे खींचती एक महिला और पीछे से उसे धकेलता एक मासूम। यूपी के देवरिया जिला अस्पताल की यह तस्वीर देश की स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली का जीता जागता नमूना है। आरोप है कि अस्पताल से पीड़ित परिवार को स्ट्रेचर तो मिल गया, लेकिन उसे वार्ड तक पहुंचाने के लिए कोई स्टाफ नहीं मिला। पीड़ित परिवार के मुताबिक महिला स्टाफ इसके लिए उससे पैसे की मांग कर रही थी। हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग स्ट्रेचर लाने जाते हैं तो आधार कार्ड दे करके हम अपना स्ट्रेचर ला करके हम पिताजी को ले जा करके पट्टी बदलवाने जाते हैं। सर गरीब आदमी है हम, जो स्ट्रेचर जो खींचने वाली आती है तो पैसा मांगती है, तो हम लोग पैसा नहीं दे पाएंगे तो हम अपने बच्चा और हम खींच करके ले जाते हैं। बिंदु के मुताबिक बरहस थाना के गौरा गांव में 3 जुलाई को कुछ लोगों ने हमला कर उसके बुजुर्ग पिता छेदी यादव को जख्मी कर दिया था। तभी से वो रोजाना यहाँ ड्रेसिंग कराने आती हैं। इस पूरे मामले पर आज तक ने जब अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की तो संपर्क नहीं हो पाया। हमारा पिताजी हैं और 3 तारीख से भर्ती है, मार करके उसको बेरहमी से उनको घायल कर दिया है। लोग डॉक्टर लोग कह रहे हैं, लोग वहाँ का बरहज का रुपया देकर इतनी कर दिया है। लोग कह रहे लोग कि उसका टंगरी से चल करके वो दवा यहाँ पर करा कर गए थे। 2 महीने पहले इसी से मिलता जुलता मार्मिक वीडियो आगरा से सामने आया था, जब एक प्रवासी मजदूर के बच्चे को ब्रीफ केस पर लिटाकर मां खींचती नजर आई थी। देश बदल रहा है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, लेकिन बुनियादी स्तर पर यह हाल दिल को झकझोर देता है। देवरिया से राम प्रताप सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। खबर पश्चिम बंगाल से, जहां एक छात्रा के साथ गैंग रेप को लेकर लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। इंसाफ की मांग कर रहे लोगों की पुलिस के साथ झड़प भी हो गई। वहीं अब मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। We want justice. We want justice. धू-धू कर जलती गाड़ियां, सड़कों पर हंगामा करते गुस्साए लोग, सुरक्षा बलों के साथ हिंसक झड़प, चारों तरफ मचा हंगामा। तस्वीरें पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर की हैं, जहां एक लड़की की गैंग रेप के बाद हत्या के मामले में लोगों का गुस्सा सड़कों पर उतर आया। नेशनल हाईवे पर लोगों ने हंगामा शुरू किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों को जब पुलिस समझाने पहुंची तो मामला बिगड़ गया। गुस्साए लोगों ने कई बसों में आग लगा दी, वहीं 2 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों में तोड़फोड़ की, टायर जलाकर रास्ते ब्लॉक कर दिए और फिर पुलिस पर भी पथराव शुरू कर दिया। पुलिस की गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया। धीरे धीरे हालात बेकाबू होने लगे, जिसके बाद सुरक्षा बल हरकत में आए।
हालातों को काबू में लाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज के साथ साथ आंसू गैस के गोले दागने पड़े। परिजनों के मुताबिक 18 जुलाई को छात्रा को रात के वक्त उसके घर से अगवा कर लिया गया था, जिसके बाद छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। छात्रा का शव स्थानीय चाय बागान से सटे बरगद के पेड़ के नीचे मिला, जिसके बाद लोग भड़क गए। स्थानीय सांसद राजू बिष्ट ने राज्यपाल और केंद्रीय गृह मंत्री से सीबीआई जांच की मांग की है। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आदेश पर आज राज्य सरकार के मंत्री गौतम देव पीड़ित पक्ष से मुलाकात करने जाएंगे। दिनाजपुर से भावनंदा सिंह के साथ कोलकाता से मनोज लोहिवाल, आज तक। देश में कोरोना का कहर जारी है। सबसे ज्यादा मार महाराष्ट्र में है, जहां बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड मरीज सामने आए हैं। आज से दिल्ली के एम्स में कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू होने वाला है। महाराष्ट्र में कोरोना अब एक आंकड़ा भर बनकर रह गया है। हर रोज ये आंकड़ा रिकॉर्ड में दर्ज होता है और नंबर बदल जाते हैं, लेकिन हालात सुधरने के कोई निशान फिलहाल नहीं दिख रहे हैं। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों में रिकॉर्ड बढ़त देखी गई। राज्य में 24 घंटे में 9,518 केस बढ़े। इस दौरान 258 मरीजों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में कुल मरीजों का आंकड़ा 3,10,400 के पार हो चुका है, जबकि कुल मौतें 11,854 दर्ज की गई हैं। महाराष्ट्र के सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित शहरों में मुंबई और पुणे हैं। मुंबई में कोरोना के कुल मरीज 1 लाख के पार हो चुके हैं, जबकि वायरस अब तक 5,714 लोगों की जान ले चुका है। अब पुणे भी मुंबई की राह पर दौड़ने लगा है। यहां भी कोरोना का कोहराम जिंदगी पर भारी पड़ रहा है। पुणे में बीते 24 घंटे में 44 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1,500 से ज्यादा नए मामले बढ़े। पुणे में अब तक कोरोना के कुल मरीज 37,000 से ज्यादा हो चुके हैं, जबकि मौतों का आंकड़ा 976 तक जा पहुंचा है। दिल्ली में कोरोना के कुल मरीज 1,22,700 से ज्यादा हो चुके हैं, जबकि राजधानी में अब तक करीब 3,628 मरीजों की मौत हो गई है। बीते 24 घंटे में 1,211 नए मामले बढ़े हैं। इस दौरान 31 मरीजों की मौत हुई है। कोरोना से जंग में अब वैक्सीन की सबसे ज्यादा जरूरत है। आज से दिल्ली के एम्स में कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू हो रहा है। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ मुंबई से सौरभ वक्तानिया, आज तक। बिहार की तस्वीरें अब आपको दिखाएंगे, जहां पर हर साल की तरह इस साल भी बाढ़ से काफी तबाही मची है। उत्तर बिहार का एक बड़ा हिस्सा बाढ़ की चपेट में। बिहार में तमाम नदियां सीमाएं तोड़ चुकी हैं। सरकार और उसके इंतजाम एक बार फिर नाकाम दिख रहे हैं। इसका नतीजा ये हुआ है कि हर साल की तरह लोगों की जिंदगी में बाढ़ भरी बेबसी के सिवाय कुछ नहीं है। सैलाब में सिमटी त्रासदी का नाम बन गया है बिहार। आज तक की टीम जब पूर्वी चंपारण के इन गांवों में नाव से पहुंची तो बाढ़ की विभीषिका से सामना हुआ। बाढ़ का पानी कब तक उतरेगा पता नहीं, तब तक सांप बिच्छू जैसे जहरीले जानवरों का खतरा है, तो साथ ही पानी जम जाने से बीमारी पनपने का भी डर है। बिहार में बाढ़ एक मौसम की तरह आता है। लोगों को मालूम है जब बारिश ज्यादा शुरू हो जाएगी तो नदियां उफनते हुए उनके घरों को लीलने की कोशिश में आगे बढ़ते रहेंगी। कुछ दिनों के लिए बारिश रुकती है, थोड़ा सा पानी नीचे चला जाता है, लेकिन इसी तरीके से आप अगर ये गांव भी देख लें, घरों तक कई इससे पहले जो हमने घर देखे, जैसे ये देखिए, ये झोपड़ी आपको जलमग्न इस समय आधी नजर आ रही है। जितना सामान हो सकता है उसे समेटकर थोड़ा सा बाहर जाते हैं इस उम्मीद में कि थोड़ी बारिश कम हो, थोड़ा सा पानी कम छोड़ा जाए नदियों में और उसके बाद रहने लायक स्थिति हो जाए। लेकिन हर बार की वही कहानी, इस बार की तस्वीरें ये। बस ऐसे ही जैसे गुजर काटना होता है, 6 हम लोग को 10-11 दिन तो ऐसे ही कटना पड़ता है। और नॉर्मली देखिए तो हम लोग मतलब जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 महीना तो ऐसे ही कटता है हम लोग का। कोई सरकार के यहाँ से कुछ हम लोग को मिलती नहीं है। बहुत दिक्कत चूल चौकी बर बिछवना के कोनो साधन नहीं के। बड़े सांप आवत आटे, इतना मोट के सांप, कीड़ा फतिंगा बहुत आवत आटे। बच्चा सन के लेके हमने के बहुत दिक्कत यहाँ होखेला। कोरोना से तो ये लोग लड़ ही रहे थे, उस पर से बाढ़ आई
तो बीमार होने पर अस्पताल जाने के लिए नाव का ही सहारा है। पीने का साफ पानी भी मयस्सर नहीं है। फिलहाल में दूध डिलीवरी हुआ है हमारे गांव में। आधी रात को हम लोग छोटे नाव से ले जाकर मतलब उसका डिलीवरी करवाए हैं। कितने महीने से नल जल व्यवस्था वैसे ही ठप है, सिर्फ नाम के लिए नल जल है, लेकिन शुद्ध पानी हम लोग को पीने को नहीं मिलता है। जो भी बाढ़ आता है न यहाँ ब्लॉक से हम लोग को कोई मदद मिलता है, न मुखिया द्वारा कोई मिलता है, कहीं से हम लोग को कोई साधन नहीं मिलता है। छोटी सी उम्मीद है, छोटी सी ख्वाहिश है कि जिंदगी कम से कम सामान्य तो चल पाए। ये मांगना कुछ ज्यादा तो नहीं है। बाढ़ग्रस्त इलाकों में हालात अगर हर साल यही रहेंगे तो फिर सरकारें आखिर हैं ही क्यों? गंडक गोपालगंज में तबाही ले आई। जब पक्के मकान डूब गए तो झोपड़ियों की क्या औकात। जिंदगी पानी के रहमो करम पर गुजर रही है। सदर और मांझागढ़ प्रखंड के कई गांवों में लोग पीने के पानी और दवा को तरस रहे हैं। बाढ़ आया तो खगड़िया के किसानों की मेहनत पानी में बह गया। खून पसीने की कमाई आंखों के सामने डूबने लगी। धान और मूंग की फसल जलमग्न हो गई। कोसी ने सब कुछ चौपट कर दिया। जहाँ पानी वो काफी तेजी से प्रवेश कर गया और धान वगैरह का फसल चौपट हो गई है। मकई का जो 25% 30% खेत में लगा हुआ था वह भी बर्बाद होने के कगार पर है। बस सैलाब से बिहार के 8 जिलों में फिलहाल तबाही मची है। दरभंगा, खगड़िया, सीतामढ़ी, मुंगेर, छपरा, मधुबनी, मधेपुरा और मुजफ्फरपुर में सब कुछ डूबा डूबा है। बाढ़ के पानी से दरभंगा का कुशेश्वर स्थान का इलाका समंदर बन गया। नेपाल में भारी बारिश की वजह से दरभंगा में बागमती नदी उफान पर है। वहीं कमला बलान नदी भी कम रौद्र रूप में नहीं है। मॉनसून आते ही बिहार की नदियां अपनी सीमाएं भूल जाती हैं, क्योंकि इनको सीमा में रखने के लिए प्रशासन का इंतजाम कभी होता ही नहीं है। इसी मुजफ्फरपुर की एक तस्वीर ये भी देख लीजिए। बाढ़ के इस पानी की वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पर। और बिहार में मूसलाधार बारिश से जगह जगह सड़कें भी ध्वस्त हो गई हैं। सहरसा और सुपौल को जोड़ने वाली सड़क टूट गई है। सड़क टूटने से आसपास के इलाके कैसे मुश्किल में फंसे हैं, ये बता रहे हैं आज तक संवाददाता रोहित कुमार। जगह पर मैं खड़ा हूँ, ये कोई झील या तालाब नहीं है, बल्कि ये एक सड़क है जिसकी बाढ़ और बरसात से ऐसी हालत हो गई है। ये सुपौल जिले को सहरसा से जोड़ने वाला सड़क है और इस सड़क की आप हालत देखिए, जो लगातार बाढ़ और बरसात के हालात पैदा हुए हैं उसके बाद ये मुख्य सड़क मार्ग जो है वो पूरी तरीके से लगता है गड्ढे में तब्दील हो चुका है। 1.5 से 2 फीट तक जो है वो गड्ढा आपको यहाँ दिख सकता है। और गाड़ियाँ देखिए, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस तरीके से जो ये सड़क है किस घटिया तरीके से बनाई गई है कि बाढ़ और बरसात में ये हालात हो गए हैं। रिपेयर के लिए भी कोई आ नहीं रहा है और हालात इतने बुरे हो गए हैं कि लोग बताते हैं, स्थानीय लोग, कि रोजाना यहाँ 10 से 20 एक्सीडेंट्स भी होते हैं और इसके बावजूद भी सरकार की नींद नहीं खुल रही है। हालात तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर तक जो है इसी तरीके से सड़कों में जो इस तरीके से बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिससे कि कई घटनाएं यहाँ पर लगातार हो रही हैं। और सवाल उठता है कि आखिर सरकार इन रोडों को बना क्यों नहीं रही है जहाँ पर लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। कैमरा पर्सन दीपक कुमार और धीरज सिंह के साथ रोहित सिंह, सहरसा आज तक। पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश हो रही है जो मुसीबत का सबब बन गई है। देहरादून में बादल फटने से वहां पर तबाही की तस्वीरें सामने आई। देहरादून के करीब नेशनल हाईवे पर बादल फटा तो उसकी चपेट में पहाड़ का एक हिस्सा आ गया और फिर आसपास सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर। फटा बादल, बहा पहाड़, देखते देखते आया सैलाब। कुदरत का तांडव, तबाही की तस्वीर। देहरादून में बादल फटने से हड़कंप। ऐसी तस्वीरें आपने पहले शायद ही देखी हो। देहरादून में कुदरत ने दिखा दिया कि उसके साथ छेड़छाड़ का नतीजा कितना भयानक हो सकता है। जरा देखिए सैलाब की ताकत को। पहले बादल फटा और फिर वो अपने साथ पहाड़ के एक बड़े हिस्से को बहाता चला गया।
देहरादून के कलसी तहसील में बादल फटने से जुड्डू के करीब नेशनल हाईवे का वो हाल हुआ कि इलाके की पहचान करना मुश्किल हो गया। इस नजारे को जिसने भी अपनी आंखों से देखा वो सख्ते में आ गया। इस कार में सवार कुछ सैलानी इस इलाके में फंस गए। उनके सामने पत्थरों चट्टानों का रेला आया और इस पुल को तिनके की तरफ बहाता चला गया। जरा देखिए, पलक झपकते ही प्रकृति ने कितना बड़ा प्रहार किया। अगर ये सैलानी सतर्क न होते तो इनकी क्या हालत होती, ये सोचकर ही रूह कांप जाती है। ये तस्वीरें हमें सावधान करती हैं। अगर हमने पहाड़ों पर अंधाधुंध कटाई की, अपने जंगलों को नहीं बचाया, तो कुदरत के ऐसे कहर हमें झेल नहीं होंगे। दिलीप सिंह राठौर, देहरादून, आज तक। असम में भी बाढ़ से यही हाल है। ब्रह्मपुत्र नदी इस वक्त उफान पर है, विकराल रूप धारण कर चुकी है। वहीं असम के करीब 1 दर्जन जिले बुरी तरह से बाढ़ की चपेट में हैं। आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा असम के बाढ़ प्रभावित जिलों में गए और लोगों की मुश्किलों और बेबसी को कैमरे में कैद किया। जरा सी चूक हुई, कदम लड़खड़ाए और जिंदगी सैलाब के हवाले हो गई। असम के बारपेटा जिले की तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। जरा देखिए एक शख्स कैसे पानी में बह गया। मौके पर मौजूद दूसरे शख्स ने हिम्मत दिखाई और सैलाब से लड़कर जिंदगी बचाने में कामयाब हुआ। जिंदगी बचाने की ये जंग सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। असम की 27,30,000 की आबादी भीषण बाढ़ की चपेट में है। असम के बोंगाई गांव में बाढ़ ने तांडव मचा रखा है। 100 से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। 10 गांव तो पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। मोरी गांव में पिछले 10 से 12 दिनों से हजारों लोगों के घर पानी में डूबे पड़े हैं। कामरूप जिले में भी बाढ़ ने कयामत कर रखी है। आज तक संवाददाता आशुतोष खुद कई गांव गए। नजारा दिल दहला देने वाला है। ये पवित्र ब्रह्मपुत्र नदी का पानी है। यूं तो ये असम की लाइफलाइन है, लेकिन 3 से 4 महीना वो तस्वीर भी होती है जब इस ब्रह्मपुत्र का स्तर आसपास के तमाम सारे गांव 20 से 25 जिलों को अपनी चपेट में ले लेता है। चीन से आने वाला पानी सारे तटबंध, सारे किनारों को तोड़ देता है। आज तक इस समय इस ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर इस नाव पर मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि आसपास के गांव तक पहुंच सकूं और ये तस्वीर दिखाने के लिए, ये समझाने के लिए कि कैसे ब्रह्मपुत्र नदी का वेग, इसका प्रवाह और इसका जलस्तर हजारों लाखों लोगों को अपनी चपेट में ले लेता है। हर साल की तरह इस बार भी ब्रह्मपुत्र नदी ने विकराल रूप ले रखा है। कई इलाकों में सड़कों का नामो निशान मिट चुका है। जहां गाड़ियां चलती थीं, वहां नाव चल रही हैं। छोटे बच्चे को देखिए, जुगाड़ के नाम से किसी तरह जिंदगी बचाने की कोशिश हो रही है। बाढ़ की मार निरीह जानवरों पर पड़ी है। काजीरंगा नेशनल पार्क से जानवर रिहायशी इलाकों की तरफ निकल रहे हैं। हाथियों का ये झुंड जान बचाने पास के इलाके में निकल आया। इस गैंडे को भी जान खतरे में दिखी तो ये भागकर इधर आ गया। वन अधिकारियों ने काबू में करने की कोशिश की तो ये नाराज भी हो गया। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल बाढ़ प्रभावित इलाकों का मुआयना कर रही हैं, लेकिन बाढ़ की विभीषिका इतनी बड़ी है कि इससे बच पाना बेहद मुश्किल हो रहा है। आशुतोष मिश्रा और हेमंता नाथ के साथ आज तक ब्यूरो।